स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। आपने 1971 की भारत पाकिस्तान की जंग के बारे में सुना होगा। इस जंग में भारत ने पाकिस्तान को किस तरह से हराया था, कैसे पाकिस्तान के 93,000 से ज़्यादा सैनिकों को बंदी बना लिया था, सरेंडर करवा लिया था, ये भी सुना होगा। आपने ये भी देखा होगा और सुना होगा इसके बारे में कि शिमला एग्रीमेंट क्या था। शिमला एग्रीमेंट के बाद कैसे इन 93,000 सैनिकों को पाकिस्तान के रिलीज़ कर दिया गया था, भारत ने छोड़ दिया था। लेकिन क्या आपने फॉरगॉटन 54 के बारे में या मिसिंग 54 के बारे में सुना है? वो मिसिंग 54 जो भारतीय सेना के जवान थे, वो 54 जवान जो 1971 की इस जंग के बाद से ही लापता हैं, उनका कोई भी सुराग नहीं मिला। उनके बारे में जब पता भी चला तो उसके बाद भी क्यों उन्हें वापस नहीं लाया जा सका। एक तरह से जो आज भी रहस्य बनकर रह गए हैं 54 साल बाद भी। 71 की जंग से आज 54 साल हो चुके हैं। 54 साल बाद भी उन 54 सैनिकों का आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें भारत वापस नहीं लाया जा सका पाकिस्तान से। कैसे उन्हें मिसिंग इन एक्शन या फिर किल्ड इन एक्शन डिक्लेयर कर दिया गया था सरकार के द्वारा। लेकिन कैसे 1971 की जंग के 3 साल के बाद कराची से एक खत आता है और उसमें जो चीज़ें लिखी हुई थी उससे राज उजागर होता है दुनिया के सामने कि ये मिसिंग 54 जो हैं वो इस समय पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में बंद है, आज भी जिंदा हैं, अभी भी जीवित हैं। आज उन सारे इंसिडेंट्स के बारे में आपको बताएंगे कि आखिर क्या किया पाकिस्तान ने इनके साथ, क्यों भारत उन्हें वापस नहीं ला पाया 54 साल बाद भी आज तक, और सारे इंसिडेंट वो जिसमें भारत के जो जासूस जो पाकिस्तान में थे उस समय, उनकी किस तरह से मुलाकातें होती रहीं इन लोगों से, इन हमारे 54 जवानों से, उनकी कंडीशंस के बारे में, उन बयानों में उन जासूसों ने क्या बताया भारत में आके, सारी चर्चा आज हम करेंगे। इसके अलावा जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब पाकिस्तान की जेल में बंद थे तो रात को उन्हें जो चीखें सुनाई देती थी कैदियों की, कैसे पता चला कि ये कैदी 1971 के भारतीय वही जवान हैं, मिसिंग 54 ही हैं, जिनके बारे में पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से छुपा के रखा है इस चीज़ को। आज आपको ये भी बताएंगे कि जिनीवा कन्वेंशन का उल्लंघन कैसे किया पाकिस्तान ने, कैसे इन मिसिंग 54 में से कई सारे जवानों को पाकिस्तान से मजदूर बना के ओमान भेजा गया था। सारे सबूत, सारी चीज़ें, सारे फैक्ट्स आज आपको इस वीडियो में पता चलने वाले। शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, ज़्यादा लोगों तक पहुंचना इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कमेंट करके अपनी भी राय बताइएगा कि आखिर क्या किया जाना चाहिए इन्हें आज भी वापस लाने के लिए, या एटलीस्ट उनके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिल पाए, क्योंकि उनके परिवार जो हैं वो आज भी इस आस में हैं कि उनके जो घर के चिराग हैं, जो उनके बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं, वो वापस आ सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग टेलीग्राम पर हैं या इंस्टाग्राम पर हैं, फॉलो कर लीजिए, आइए कनेक्ट करिए, बातचीत करेंगे। टेलीग्राम पर हमारा एक चैनल है, मेरा एक चैनल है, वहाँ पर उसको ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर आइए, वहाँ पे हम बातचीत करेंगे। अब शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर लगातार जो विवाद है वो चला आ रहा है, आज तक चला आ रहा है। पहली जंग भारत पाकिस्तान के बीच आज़ादी के जस्ट बाद में 1947-48 में हुई। उसके बाद अगली जंग 1965 में हुई। लेकिन इसके बाद जो जंग हुई थी 1971 में, 1971 की जंग, 13 दिन चली। इस जंग के अंदर, महज 13 दिन के अंदर भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। बुरी तरह से पाकिस्तान हारा था यहाँ पे। लेकिन ये जंग जो थी 71 की, वो कुछ अलग भी थी, कई मायनों में अलग थी, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान के 2 हिस्से हो चुके थे। हमने बांग्लादेश को जन्म दिया था, पाकिस्तान के ईस्ट पाकिस्तान को काटकर बांग्लादेश बना। इस जंग में भारत ने ना सिर्फ जीत दर्ज की थी पाकिस्तान के ऊपर, बहुत बड़ी जीत, बल्कि 16 दिसंबर 1971, जिस दिन ये जंग खत्म हुई है, 13 दिन की महज जंग 3 दिसंबर को शुरू हुई थी। 16 दिसंबर को जब ये जंग खत्म हुई 1971 में, पाकिस्तान के फौज के 93,000 से ज़्यादा सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेके थे, सरेंडर कर दिया था। करीबन 7 महीने के बाद, इस टाइम से, ये जो 71 का समय था, 7 महीने के बाद 2 जुलाई 1972 को भारत की प्रधानमंत्री उस समय की इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच में भारत के हिमाचल के शिमला में एक पीस ट्रीटी हुई थी। एक पीस ट्रीटी को साइन किया गया था जिसका नाम था शिमला एग्रीमेंट। और इसी के तहत इन 93,000 सैनिकों को पाकिस्तान के रिलीज़ कर दिया गया था। बेसिकली जिनको हमने प्रिजनर ऑफ वॉर की तरह, POW की तरह रखा था, इन्हें हमने रिलीज़ कर दिया यहाँ पे, भारत ने इन्हें छोड़ दिया। लेकिन इस दौरान में किसी का भी ध्यान उन 54 सैनिकों पर, भारतीय जवानों पर नहीं गया, उन ऑफिसर्स पर नहीं गया जो 1971 वॉर में गायब हो गए थे, जिनको मिसिंग इन एक्शन और 7 साल के बाद में किल्ड इन एक्शन भी डिक्लेयर कर दिया गया था। इन पर किसी का भी ध्यान नहीं गया और इस वजह से आज तक इन्हें कहा जाता है मिसिंग 54 और फॉरगॉटन 54।
बेसिकली हुआ क्या कि जब ये जंग खत्म हुई, शिमला एग्रीमेंट हो गया, इन सब के चीज़ों के बाद में जब इन 54 इंडियन सोल्जर्स का कोई पता नहीं चला, कहीं पे कोई इनका सुराग नहीं मिला, सरकार ने ऑफिशियली इन्हें MIA डिक्लेयर कर दिया था, यानी मिसिंग इन एक्शन। और बताते हैं उसके 7 साल के बाद में KIA यानी किल्ड इन एक्शन डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन ये जो स्टेटस चेंज किया गया था, इस पर इन जवानों के घर वाले विश्वास करने के लिए राज़ी नहीं थे। इन सोल्जर्स के परिवार के लोग बिल्कुल भी ये मानने को राज़ी नहीं थे कि उनके जो घर के वीर सपूत हैं वो मारे जा चुके हैं, वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। उन्हें लगता था कि ये शायद पाकिस्तान में आज भी कहीं ना कहीं जीवित हैं, जिंदा हैं, और उन्हें बंदी बना के रखा गया है। परिवार ने उस समय की जो सरकार थी उनसे गुहार लगाई, कोर्ट्स के पास गए, अदालतों में गए, सरकारी दफ्तरों में गए, ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो दरवाजे थे उनको खटखटाया, लेकिन कहीं से भी परिवार वालों को कोई भी राहत नहीं मिल रही थी, किसी तरह की खास मदद जो थी वो नहीं मिली। लेकिन 1971 की इस जंग के, इस वॉर के करीबन 3 साल के बाद, एग्जैक्ट 3 साल के बाद, दिसंबर 1974 में पाकिस्तान के कराची से एक लेटर आता है भारत, और उस लेटर ने फाइनली इस बात पर मुहर लगा दी कि ये जो 54 सैनिक हैं, मिसिंग 54 हैं, ना ही ये मिसिंग इन एक्शन है, ना ही ये किल्ड इन एक्शन है, ये इस समय भी जीवित हैं, आज भी जीवित हैं और पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं। अब ये कैसे पता चला कि ये जीवित हैं और आज भी पाकिस्तान में हैं, इसे समझने के लिए आप एक केस को सुनिए। मेजर अशोक सूरी का केस है। मेजर अशोक सूरी 1971 में 5th असम रेजिमेंट के बटालियन क्वार्टर मास्टर थे। 2 दिसंबर 1971 यानी ये एग्जैक्ट वो दिन था, एक दिन पहले 71 की जंग के शुरू होने से एक दिन पहले ही बटालियन क्वार्टर मास्टर मेजर अशोक सूरी चंब सेक्टर में मौजूद थे। चंब सेक्टर में जो तवी रिवर है, तवी नदी है, उसके मुनव्वर और डारा क्रॉसिंग पर मौजूद थे और अपनी कंपनी के लिए, अपनी बटालियन के लिए जो सप्लाइज थी, जिसमें फर्स्ट एड सप्लाइज थी, एमिनेशन था, ये सारी चीज़ें लेकर आ रहे थे अपने कुछ और सहयोगियों के साथ, अपने कुछ और साथी जवानों के साथ में। उनके साथ में उस समय पर कैप्टन गिरिराज सिंह थे, कैप्टन कल्याण सिंह राठौर थे। अचानक से इन लोगों ने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली जबकि जंग शुरू नहीं हुई थी, सडनली इन लोगों के ऊपर आर्टिलरी शेलिंग होती है, हैवी आर्टिलरी शेलिंग, जिसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। अचानक से हमला हुआ था। असम 5th रेजिमेंट की यहाँ पे जो बाकी टीम थी वो बाद में पहुँचती है, बटालियन पहुँचती है, पाकिस्तान के हमले का जवाब दिया जाता है। लेकिन जब ये हमला हुआ, जब चीज़ें नॉर्मल हुई, हालात काबू में आए, इसके बाद ये देखा गया कि ये जो सैनिक थे, जो घायल थे या फिर जो वीरगति को प्राप्त हो गए थे, उसमें इन तीनों सैनिकों का कोई अता पता नहीं चला। ना ही मेजर अशोक सूरी उसमें थे, ना ही कैप्टन कल्याण सिंह राठौर या फिर कैप्टन गिरिराज सिंह उसमें मौजूद थे। जब ये सारी चीज़ें सामने आई तो डेड और वाउंडेड यानी कि घायल और मृत जो सैनिक हैं उनकी लिस्ट बनाई गई, उनका इवैक्यूएशन किया गया। इन तीनों फौजियों का इन सब लोगों में, इस लिस्ट में नाम ही नहीं था। आर्मी ने इसके बाद इन्हें डेड डिक्लेयर किया और ये बताया जाता है कि मेजर सूरी के जो फादर थे, डॉक्टर RS सूरी, उनके पास जब ये खबर पहुंची कि उनके बेटे का यहाँ पे इस जंग में वीरगति को प्राप्त हुए, उन्हें यकीन नहीं हुआ, क्योंकि आर्मी की तरफ से ये कहा गया था कि मेजर सूरी जो हैं वो शेलिंग में वीरगति को प्राप्त हुए, ऑन द स्पॉट उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है, उनकी बॉडी नहीं भेजी गई थी घर पे। तो जो पिता थे मेजर सूरी के, RS सूरी, वो मानने को राज़ी नहीं थे कि ऐसा कुछ हुआ होगा। उन्हें शक था कि कहीं ना कहीं उनका जो बेटा है वो जिंदा है, आज भी जीवित है। इसके लिए उन्होंने कई सारे प्रयास करना शुरू किए। वो सारे मिलिट्री हॉस्पिटल्स में गए, वहाँ पे रिकॉर्ड्स को तराशा। इसके अलावा 310 फील्ड हॉस्पिटल जो है जौरियान सेक्टर में, जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे रिकॉर्ड्स को देखा, उनको वहाँ भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। मेजर सूरी का जब कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिल रहा था, ना ही डेड में, ना ही वाउंडेड में, घायलों में भी, मृत में भी नहीं, इसके बाद उनका जो शक था वो और बढ़ता गया। बेसिकली एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है कि वॉर में जो ऑटोप्सी और डेथ सर्टिफिकेट होता है वो सर्विस ऑफिसर्स, जो सर्विस डॉक्टर्स होते हैं, वही इशू करते हैं। लेकिन यहाँ कोई भी इस तरह का सर्टिफिकेट जो था वो भी नहीं मिला था RS सूरी को, मेजर सूरी के पिता को। उनका शक जो था लगातार बढ़ता जा रहा था और इनफैक्ट कई सारी चीज़ें ऐसी थी जिसमें उनके पास 4 टेलीग्राम समय समय पर, कुछ ही समय के बाद में 71 की जंग के जब उनको खबर दी है कि उनके बेटे का यहाँ पे निधन हो गया जो वीरगति को प्राप्त हुए, अचानक से 4 टेलीग्राम जो थे अलग अलग, वो सामने उनके घर पे आते हैं। उसमें जो डेट थी वो गलत लिखी हुई थी, जो डेथ की डेट थी बताई गई थी वो गलत लिखी थी। तो उनका शक जो था वो बढ़ता गया। डॉक्टर सूरी ने अपने बेटे की तलाश जारी रखी। इस समय मेजर सूरी के जो बाकी बिलोंगिंग्स थी, जो उनका सामान, हर एक
वीरगति प्राप्त हमारे जवान का, वीर सपूत का जब सामान घर पे वापस आता है, उसे देखा जाता है कि उनका क्या क्या सामान वहाँ पे बटालियन में मौजूद था। तो जब ये सामान उनका घर पे आया मेजर सूरी का, अशोक सूरी का, तो उसमें पहली चीज़ तो एक हेलमेट पर नज़र पड़ी उनके पिता की। उन्होंने देखा कि हेलमेट जो है वो उनके बेटे के सिर के साइज़ का है ही नहीं, ये डिफरेंट है। दूसरी चीज़, उनकी जो इंगेजमेंट की रिंग थी वो भी वहाँ से गायब थी, इंगेजमेंट रिंग भी मौजूद नहीं थी। यानी कि अगर आपने अंतिम संस्कार वहाँ पे किया है ऑन स्पॉट, रिंग और बाकी सामान जो है वो तो निकाल के रखा होगा उनके सामान में, लेकिन वो भी वहाँ पे उस बक्से में मौजूद नहीं थी। इसकी वजह से जो शक था वो और ज़्यादा बढ़ जाता है और उनका ये शक पक्का हो चुका था कि उनका जो बेटा है वो अभी जीवित है, जिंदा है और हो सकता है कि पाकिस्तान में हो। वो अपने प्रयास को जारी रखते गए, तलाश जारी रखी उन्होंने, लेकिन करीबन 3 साल यहाँ से निकल जाते हैं। 3 साल तक जो सारे ऐसे करीबन 54 परिवार थे जो अपने बच्चों की, जो अपने बेटों की तलाश करते रहे। 3 साल के बाद 21 दिसंबर 1974 का दिन था। डॉक्टर सूरी के घर पर एक खत पहुंचता है, एक हैंड रिटन नोट था, पाकिस्तान से जैसे लिखा गया था, कराची से भेजा गया था इसको। इस पर डेट डली हुई थी 7 दिसंबर 1972, यानी कि आप देखिए कि 2 साल पहले ये भेजा गया था, लिखा गया था इसको बेसिकली 7 दिसंबर 1972 को, और ये आया है कब? 21 दिसंबर 1974 में। इस खत पर लिखा गया हुआ था कि आई एम क्वाइट ओके हियर, मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद अगले ही साल 13 अगस्त 1975 को एक और नोट, एक और खत आता है फरीदाबाद में डॉक्टर आर.एस. सूरी के घर पे, और उस खत में ये लिखा गया था, उसमें साफ तौर पर सामने था, जिस पर डेट डली हुई थी 14 से 16 जून 1975 की, यानी कि ये हाल ही में लिखा गया था, 2 महीने के अंदर ये आ चुका था घर पे फरीदाबाद में, कराची से, पाकिस्तान से। इसमें लिखा गया था मेजर सूरी के द्वारा, वही मेजर सूरी जो कि 3 साल पहले उनको डिक्लेयर कर दिया गया मिसिंग इन एक्शन, किल्ड इन एक्शन, लेकिन उनके द्वारा क्या लिखा गया था कि मेजर सूरी और उनके साथ ही 20 ऑफिसर्स पाकिस्तान की जेलों में जिंदा हैं, वहाँ पे कैद हैं, वहाँ पे बंद हैं। जब ये खत मिले, इसके बाद हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स जो हैं उनको दिखाया गया इन खतों को, उनसे सलाह मशवरा किया गया कि क्या ये राइटिंग जो उनकी पुरानी राइटिंग थी उससे मैच कराई गई। राइटिंग मैच हो गई। राइटिंग मैच होने के बाद में भारत सरकार को ये सारे खत दिखाए गए और फिर भारत सरकार ने सबूतों के तौर पर इनको आगे यूज़ किया है कि ये सिपाही जो हैं वो अभी ज़िंदा हैं हमारे, करीबन अशोक सूरी और 20-22 सिपाहियों की वो बात यहाँ पे कर रहे हैं, ये ज़िंदा हैं। और फाइनली इनका उस समय पर जो मिसिंग इन एक्शन एक स्टेटस था उसको चेंज करके बिलीव टू बी इन कैप्टिविटी, इसमें चेंज किया गया, बिलीव्ड टू बी इन कैप्टिविटी में बदला जाता है इसको। लेकिन पाकिस्तान को जब ये चीज़ कही गई कि आपके यहाँ हमारे इस तरह के सैनिक हैं, उनके खत हमारे पास बरामद हो रहे हैं, पाकिस्तान ने मानने से मना कर दिया, वो मानने को राज़ी ही नहीं था। करीबन 4 साल के बाद में और छानबीन की गई, भारत के भी कई सारे ऑफिसर्स ने छानबीन की, इस पर डिपार्टमेंट्स लगे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी काम किया। 4 साल के बाद 1971 में लोकसभा में 29 ऐसे हमारे आर्मी के सैनिकों की, इंडियन फौज के, भारतीय फौज के जवानों की लिस्ट दी गई और उस लिस्ट में नाम थे उन 29 सोल्जर्स के जो कि इस समय पर पाकिस्तान की जेल में है, जेल में बंद है, जिनको मिसिंग इन एक्शन और किल्ड इन एक्शन डिक्लेयर कर दिया गया था। ये लिस्ट जो थी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उस समय के समरेंदु कुंदू ने लिस्ट अपनी पेश की थी और इसमें बताया गया कि ये हमारे जो जवान हैं वो इस समय पाकिस्तान की जेलों में हैं। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान ने हमेशा इस बात से इनकार किया, उनकी इन सोल्जर्स की मौजूदगी से इनकार किया। मेजर सूरी के केस में जब आगे पड़ताल की गई तब ये पता चला था सामने, और इनफैक्ट जो अभी तक रिपोर्ट्स हैं उनमें ये बताया जाता है कि मेजर सूरी के केस में क्या किया गया था पाकिस्तान के द्वारा, ISI के द्वारा। 2 दिसंबर 1971 जब वो गायब हुए थे, जब उनके ऊपर उनकी असम रेजिमेंट, 5th असम रेजिमेंट के ऊपर शेलिंग की गई थी पाकिस्तान की फ़ौज के द्वारा, उस समय उन्हें जब पकड़ा गया यहाँ से तो प्रिजनर ऑफ वॉर नहीं माना गया था। उनके ऊपर आरोप लगा दिया गया पाकिस्तान के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ने कि ये एस्पिनॉज कर रहे थे, यहाँ पे ये स्पाइंग कर रहे थे। उन्हें सिक्योरिटी प्रिजनर की तरह पकड़ा गया, सिक्योरिटी प्रिजनर के स्टेटस पे रखा गया। क्यों? क्योंकि जिससे कि प्रिजनर ऑफ वॉर के अगर स्टेटस पे रखेंगे तो बाद में एक्सचेंज कभी होगा तो उस लिस्ट में इनका नाम आएगा, इनको वापस भेजना पड़ेगा। इस वजह से सिक्योरिटी प्रिजनर बना के यहाँ पे उनको रखा और पाकिस्तान के अलग अलग जेलों में उनका हर बार ट्रांसफ़र करते रहे, डिटेंशन सेंटर्स में, इंटरोगेशन सेंटर्स में उनको शिफ्ट करते रहे। ये भी बताया जाता है कि उनके जो नाम थे वो सारे नाम चेंज कर दिए, हर जेल में एक अलग नाम के, एक उर्दू नाम के साथ
एक पाकिस्तानी नाम के साथ में उनको रखा जाता था, जिससे कि कहीं भी किसी भी लिस्ट में कभी भी इन्वेस्टिगेशन होती है, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अगर इस पर छानबीन करती हैं तो कभी भी मेजर सूरी के बारे में पता ना चले। और ये भी कहा जाता है कि ठीक ऐसा ही हर भारतीय जवान के साथ में पाकिस्तान ने उस समय पर किया था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी अनाउंसमेंट आपके लिए। अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप या आपकी पहचान में कोई भी यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहा है, करना चाहता है, आपका सपना है इस एग्ज़ाम को क्रैक करना, आईएएस आईपीएस बनना, भारत की प्रगति उन्नति में अपना योगदान देना, यहाँ पे भारत का बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्टडी IQ आपकी इस तैयारी को मजबूत बनाता है, आसान बनाता हुआ आ रहा है। स्क्रीन पर जो आपको कोर्सेज बैचेस दिख रहे हैं, लेटेस्ट कोर्सेज हैं, जल्दी ही क्लासेस शुरू होने वाली हैं। इन्हें लेने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे एक आपको लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करिए, परचेज करिए अपना कोर्स। और जो प्राइस अभी आपको दिख रहा है, इस पर सबसे बड़ा डिस्काउंट पाने के लिए VJ Live ये आपका कोड है, इसको लगाइए। आप अपनी तैयारी को मजबूत तो बनाएंगे ही, आसान भी बनाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। अच्छा, इसके अलावा कई सारे सबूत ऐसे सामने आए जिसमें ये साफ हो गया कि जो जवान है हमारे, वो इस समय भी पाकिस्तान की जेलों में बंद है। ये कैसे हुआ था? भारत के कई सारे खुफिया एजेंट, स्पाई एजेंट्स, जिन्हें पाकिस्तान भेजा गया था, पाकिस्तान में कभी उनको पकड़ा गया, बाद में एग्रीमेंट के थ्रू या किसी अदर डिपार्टमेंटल एक डील के थ्रू इनको वापस बुलाया गया, पाकिस्तान से भारत वापस आए। इन सभी भारतीय जासूसों ने भी अपने बयान दिए थे, अपनी डीब्रीफिंग जब दी थी, तब उन्होंने इन सारे मिसिंग 54 के बारे में, इन 54 सैनिकों के बारे में, 71 वॉर के, इनफैक्ट वहाँ पे उन्होंने ये तक कहा था कि 65 का जो जंग हुआ था उसके भी कुछ सैनिक हैं जो आज तक बंद हैं पाकिस्तान की जेलों में। तो इन सभी के बारे में उन्होंने बताया था। इसके आपको कुछ पुख्ता जो सामने दावे हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनके बारे में बताया जाए। 1988 से लेकर 2012 के बीच कई सारे इंडियन ऐसे खुफिया एजेंट्स थे, इंटेलिजेंस एजेंट्स थे, जो पाकिस्तान गए, पाकिस्तान में जाके उन्होंने काम किया भारत के लिए। उसके बाद में वहाँ पे अगर पकड़े गए तो फिर उन्हें जब भारत वापस भेजा गया है, उन्होंने इन सब मिसिंग 54 के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि इंडियन सोल्जर्स जो हैं पाकिस्तान के अंदर सीक्रेट डिटेंशन सेंटर्स हैं, वहाँ पे उनको रखा जाता है। अलग अलग उनकी जेलें जो हैं वो चेंज की जाती हैं। रिमोट मिलिट्री जो कैंप्स हैं उसमें उन्हें रखा जाता है। और ये सारे जो एजेंट्स थे, इनके नाम हैं रोशन लाल, रूपलाल, मुख्तियार सिंह, मोहनलाल भास्कर और गोपाल दास। ये सारे वो एजेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान में भारत के लिए खुफिया जासूसी करके भारत वापस आए। इन सभी ने ये बताया और ये कंफर्म किया मिसिंग 54 में से कई ऐसे जवानों के बारे में नाम के साथ। उन्होंने कहा मेजर अशोक सूरी, कैप्टन रविंद्र कौरा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट बाबुल गुहा, जो कि 1965 वॉर के हैं, बाबुल गुहा, वो तभी से वहाँ पर प्रेजेंट में है। फ्लाइंग ऑफिसर KL मलकानी, कैप्टन कल्याण सिंह राठौर, जो कि अशोक जो सूरी थे वो मेजर, उनके साथ में ही गए थे, और कैप्टन गिरिराज सिंह। ये तीनों ही एक साथ गायब हुए थे, आपको हमने बताया था 2 दिसंबर 1971 को। ये सभी कोट बलवल जेल में, माफ कीजिएगा, कोट लखपत जेल में है, बहावलपुर जेल में है और मुल्तान जेल में बंद है 1981 से 88 तक, जहाँ तक इन लोगों को पता था। एक और स्पाई भारत के जो कि पाकिस्तान से वापस आए, जिनका नाम है मुख्तियार सिंह, वो बताते हैं कि 1988 में जब वो वापस आए तो उन्होंने भी ये बताया कि इन सारे लोगों की, इन सारे हमारे जवानों की, मिसिंग 54 की जो जेल्स हैं, उन्हें फ्रिक्वेंटली चेंज किया जाता है, जिससे कि इनका कोई भी रिकॉर्ड ना रहे, और उस दौरान में उनके नाम भी चेंज कर दिए जाते हैं। मोहनलाल भास्कर भारत के एक स्पाई, बहुत ही नामी स्पाई हैं, जो कि पाकिस्तान में रहकर आए, खुफिया एजेंट थे, काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर रहे। उन्होंने यहाँ से आने के बाद में अपनी एक किताब लिखी थी जिसका नाम था आई वॉज अ स्पाई ऑफ इंडिया। इस किताब में उन्होंने लिखा कि 1974 से 75 तक, इस 1 साल के बीच में, कोट लखपत जो जेल है लाहौर में, वहाँ पे वो सेकंड लेफ्टिनेंट पारस राम शर्मा से और सेकंड लेफ्टिनेंट सुधीर मोहन सबरवाल से मिले थे, उनसे मुलाकात हुई थी। और ये दोनों ही जो भारतीय जवान थे, 71 वॉर के ही वॉर प्रिजनर की तरह या सिक्योरिटी प्रिजनर की तरह उनको पाकिस्तान ने रखा हुआ है छुपा के भारत से, और ये दोनों ही अपने वापस भारत जाने का इंतज़ार करते रहते हैं। ये चीज़ यहाँ पे सामने आई। उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान के ऑफिसर्स, कुछ पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स जो कि एटॉक फोर्ट में पाकिस्तान में है, जिनको खुद को बंदी बना के रखा गया था, उनसे भी यहाँ मोहनलाल भास्कर का मिलना हुआ था। और ये कहते हैं कि ये पाकिस्तानी ऑफिसर थे कर्नल शफी और मेजर अयाज सिप्रा। इन दोनों से जब मोहनलाल भास्कर की अटॉक फोर्ट में पाकिस्तान में जब ये बंदी थे, उस समय पर मुलाकात हुई, तो उन्होंने बताया कि 1973 में इन दोनों पाकिस्तानी ऑफिसर्स की अटॉक फोर्ट में ही एक भारतीय वायुसेना के एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर से मुलाकात हुई थी, जो कि यहाँ पे बंद थे 1971 जंग के बाद ही, 1971 की वॉर के बाद ही, जिनका नाम था विंग कमांडर HS गिल। उनसे भी मुलाकात हुई थी, वो भी अपने वापस जाने का वेट कर रहे थे। इसके अलावा भारत के कुछ और जासूस, गुलाम हुसैन और इकबाल हुसैन,
उन्होंने भी ये बताया कि फ्लाइंग ऑफिसर सुधीर त्यागी, जो कि 1973 में शाही किला लाहौर में बंद थे, मेजर KJS सांधू, ये नाम आपको बार बार अभी सुनाई देगा यहाँ पे, मेजर KJS सांधू 1973 से 76 तक 3 साल तक कोट लखपत जेल में थे लाहौर में, उनकी बात कही गई। मेजर सांधू के बारे में ये भी कहते हैं कि वो हैंडीकैप्ड हो चुके थे उस समय पे, उनका एक हाथ था, वो खो चुके थे उसको जंग के अंदर। स्पाइंग चार्जेस के तहत यहाँ पे पाकिस्तान में उनको बंद किया गया, वही सिक्योरिटी प्रिजनर बना के, क्योंकि प्रिजनर ऑफ वॉर अगर बनाएंगे तो पाकिस्तान की नीयत आप सभी जानते हैं, लिस्ट में डालना पड़ेगा, एक्सचेंज लिस्ट में, और फिर वो भारत आ जाएंगे। तो ये छोड़ना नहीं चाहता, छुपा के दुनिया से रखता था पाकिस्तान वहाँ पे उन्हें। स्पाइंग चार्जेस के तहत मेजर KJS सांधू अपने उम्र कैद की सज़ा वहाँ पे काट रहे थे। इसके अलावा इन जासूसों ने भारत के सूबेदार अस्सा सिंह के बारे में भी बताया कि उनके ज़िंदा होने के सबूत मिले, और ये मिला था जब 1998 से 2001 के बीच में, जब एक इंडियन स्पाई 2001 के बाद ये भारत जब उनका वापस आना हुआ, तब उन्होंने अस्सा सिंह के बारे में, सूबेदार अस्सा सिंह के बारे में बताया, 71 वॉर के ही। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही आप सभी इसके बारे में जानते होंगे, इन ऑफिसर का नाम भी जानते होंगे, मुख्तियार सिंह एक स्पाई थे। उन्होंने 2001 में जब वो मुल्तान की जेल में बंद थे, साल 2001 में ही, उस समय उनके साथ में वहाँ पे रविंद्र कौशिक, द ब्लैक टाइगर, भारत के ग्रेटेस्ट स्पाई, रविंद्र कौशिक के बारे में आप सभी जानते होंगे, हमने भी एक एपिसोड डिटेल में उनके ऊपर किया, आप देख सकते हैं, सर्च करिएगा आपको मिल जाएगा। तो मुख्तियार सिंह बताते हैं कि 2001 में जब वो मुल्तान की जेल में बंद थे, रविंद्र कौशिक भी वहाँ पे बंद थे, उस समय उनके साथ में कैप्टन गिरिराज सिंह, वही कैप्टन गिरिराज सिंह जो कि 2 दिसंबर 1971 को मेजर अशोक सूरी के साथ गायब हुए थे, उनको पाकिस्तान ने पकड़ लिया था, बंदी बना लिया था। तो कैप्टन गिरिराज सिंह भी यहाँ पे थे उस समय पर मुल्तान की जेल में। 1989 से 2001 तक वो यहीं पे रहे हैं मुल्तान की जेल के अंदर, और अपने जब भी उनसे मिलना होता है तो वो अपने नेटिव प्लेस की, अपने भारत में जहाँ से वो आते थे उसकी बात करते रहते थे, अपने बच्चों के किस्से कहानियाँ सुनाते रहते थे जितना उनको याद था। बहुत ही कष्टदायी ज़िंदगी दोस्तों, आप लोग अगर सोच के देखें, एक बलिदान ऐसा जो जिसके एवज में हो, जिसके बदले उनको, बलिदान के बदले कभी किसी सोल्जर को, किसी सैनिक को कुछ चाहिए नहीं होता है, लेकिन वापस लाने की जो एक प्रॉपर प्रक्रिया है वो होनी चाहिए थी। खैर, वो अपने बच्चों की स्टोरीज़, अपने नेटिव प्लेस की स्टोरीज़ यहाँ पे बताते रहते हैं। लेकिन 2001 में जिस समय रविंद्र कौशिक जी का भी निधन हुआ, पाकिस्तान की जेल में ही वो वहाँ पे उनका निधन हुआ, उनको दफनाया गया। बताया जाता है कि वहीं पे गिरिराज सिंह जो है, कैप्टन गिरिराज सिंह, उनका भी 2001 में ही निधन हुआ, और वहाँ पे रविंद्र कौशिक जी के साथ में ही उनको भी दफना दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। इसके अलावा एक और स्पाई भारत के, अमरीक सिंह, वो बताते हैं 1988 में मेजर AK घोष जो हैं, उनको कोट लखपत जेल में उन्होंने देखा था, वहाँ पे उनसे मुलाकात हुई थी, और ये भी बताया इन्होंने, अमरीक सिंह ने, भारत आने के बाद, कि मेजर जो घोष थे वो टॉर्चर की वजह से उनका जो मेंटल स्टेट है वो अनस्टेबल हो चुकी है, वो अलग तरीके से, अजीब तरीके से बर्ताव करने लगे हैं। 1971 वॉर के बाद मेजर घोष जो हैं, इनके बारे में तो आपको बताएं, 1971 में टाइम मैगजीन ने एक फ़ोटोग्राफ पब्लिश की थी पाकिस्तान के अंदर की जेलों की, और वहाँ पे मेजर घोष के भाई ने भारत में पहचान लिया था टाइम मैगजीन में उस फोटो को देख के, कि जिनको आपने मिसिंग इन एक्शन या किल्ड इन एक्शन डिक्लेयर किया है वो जीवित हैं, उनका फोटोग्राफ देखी, पाकिस्तान की जेल में बंद है, इनको वापस लाइए। उसको भी एक प्रूफ की तरह यूज़ किया गया था आगे। तो ये सारी कहानियाँ थी, लेकिन ऐसे कई सारे और सबूत भी मिले हैं। एक बहुत ही अलग सबूत यहाँ पे सामने ये आता है कि एक बांग्लादेशी नेवल ऑफिसर थे, 1971 के वॉर के बाद वो भी, उनको भी कोट लखपत जेल में कैद कर लिया गया था, वो भी वहाँ पे बंद थे। उन्होंने कहा कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट, भारत के इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइट लेफ्टिनेंट VV तांबे उस सेल में मौजूद थे, और उनको देखा गया, VV तांबे को, कि बहुत ही बुजुर्ग हो चुके हैं, हालत ख़राब है, अपना नाम जो है दीवार पर लिख रहे हैं, उस जेल की जो उनकी कैद की कोठरी थी उसकी दीवार पर अपना नाम लिख रहे थे। 1984 में जब ये नेवल ऑफिसर बांग्लादेश के रिहा हुए पाकिस्तान से, ये भारत वापस आते हैं। भारत वापस आने के बाद, भारत स्पेशली यहाँ पे वापस आए जिससे कि VV तांबे जो हैं, जो वहाँ पे बंद थे, जिनको उन्होंने देखा था इस अवस्था में, उनके घर वालों से संपर्क कर सकें। यहाँ पे आने के बाद वो बांग्लादेशी नेवल ऑफिसर सीधे VV तांबे के घर पहुँचते हैं, एड्रेस निकाल के, कई चीज़ें, इन्फॉर्मेशन निकाल के। VV तांबे की वाइफ दमयंती तांबे जी से मिलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनको पूछते हैं कि आपके पति को मैंने शायद वहाँ पे देखा है, और उनकी आइडेंटिटी बताते हैं कि उनकी ठोड़ी पे, यहाँ पे उनकी चिन पे एक निशान है, एक स्कार है। जब ये आइडेंटिटी बताई जाती है तो उनकी वाइफ पहचान जाती है कि हाँ वो तो मेरे पति हैं।
बिल्कुल, यानी कि वो जीवित हैं। अभी हम लोग यही सोच रहे थे कि क्या हुआ है उनके साथ। उन्होंने बताया कि वो वहाँ पे जीवित हैं। इसके बाद तांबे, जो वीवी तांबे थे, उनके घर पे भारत में चर्चा होने लगी, बातचीत होने लगी, कैसे वापस लाया जाए। सरकार को ही बताया गया। लेकिन करीबन ये बताया जाता है 5 साल के बाद में, इस इंसिडेंट के, जब 84 में इस बांग्लादेशी ऑफिसर ने आके इनको बताया इनके वीवी तांबे के बारे में, 5 साल के बाद 1989 में वीवी तांबे के एक रिलेटिव का, जिनका नाम था श्री जयंत जातर, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के लिए उनका पाकिस्तान जाना हुआ था 89 में। उन्होंने वहाँ पे जाके उस समय स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के बाद पाकिस्तान के गवर्नर टिक्का सिंह से, जनरल टिक्का सिंह से मुलाकात की थी। और मुलाकात में उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी कि मुझे पता चला है कि मेरे जो भतीजे हैं वीवी तांबे, वो यहाँ पे आपकी जेल में बंद हैं, एक बार उनको देखने दिया जाए, एक बार उनसे मुलाकात करने दी जाए। तब ये बताया जाता है कि सामने आते हैं ये फैक्ट्स कि टिक्का सिंह उन्हें एक बहुत दूर इलाके में, जहाँ पे वो लोग मौजूद थे, उससे करीबन 20 से 25 किलोमीटर दूर, शहर से दूर वहाँ पे ले गए। वहाँ पे एक डिटेंशन सेंटर था, मिलिट्री डिटेंशन सेंटर, और वहाँ पे उनको दूर से वीवी तांबे को दिखाया गया। उन्होंने देखा कि पूरा हुलिया चेंज हो गया, बाल बहुत लंबे हो चुके हैं, दाढ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बंगाली कुर्ता पजामा पहने हुए अखबार से कुछ कर रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही बात करने के लिए जयंत जातर ने अप्रोच किया अपने भतीजे को, उनको मना कर दिया गया टिक्का खान के द्वारा कि नहीं, आप बात नहीं कर सकते उनसे, बिल्कुल भी आपको ये इजाज़त नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, और जो सामने आती हैं कि ये रियलिटी है, किस तरह से वहाँ पे हमारे मिसिंग 54 को रखा गया है, और वो आज तक शायद वहाँ पे कई सारे उनमें से जीवित हैं और बंद हैं। पाकिस्तान के लीडर्स ने खुद भी ये माना है। आप देखिए पाकिस्तान का डबल गेम, जो कि हमेशा से, अब तो उसमें कोई दो राय नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। ये ऐसे सामने आता है इस सबूत के आधार पर कि 1977 में जनरल जिया उल हक ने ऑपरेशन फेयर प्ले के तहत कू किया, मिलिट्री कू किया, और उस समय के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटा दिया था उनकी कुर्सी से। भुट्टो को इसके बाद कोट लखपत जेल में, लाहौर में कैद कर दिया गया था, वहाँ पे डाल दिया गया था। भुट्टो जब यहाँ पे रहते थे तो उन्हें रात को कई सारे प्रिजनर्स की, कैदियों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती थी। पहले भुट्टो को ये लगा कि ये कहीं ना कहीं उन्हें टॉर्चर करने के लिए, उनको खौफ में रखने के लिए, डराने के लिए किया जा रहा है, जेल के अंदर यातनाएं देने के लिए इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं, मेंटली उनको अनस्टेबल करने के लिए किया जा रहा है। जब कई दिनों तक रात में ये आवाज़ें आती रहीं चीखने की, तो भुट्टो ने इसके बाद में जो उनके लॉयर थे उनसे कहा कि मुझे इस तरह की चीज़ें यहाँ पे सुनाई देती हैं, और ये लोग अगर ऐसा मुझे टॉर्चर करने के लिए कर रहे हैं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं कोई बगावत या किसी तरह की कोई चीज़ गलत नहीं करने वाला हूँ। लेकिन बाद में वहाँ के जो जेलर थे कोट लखपत जेल के, उनकी मुलाकात हुई भुट्टो से। उन्होंने बताया कि दरअसल ये जो आवाज़ें आपको आती हैं, ये हम लोग नहीं निकालते हैं, या इस तरह का कोई भी ध्वनि हम लोग नहीं यहाँ पे करते हैं। ये 1971 वॉर के भारतीय सोल्जर हैं, जिनकी मानसिक स्थिति जो है टॉर्चर्स की वजह से इस तरह की हो चुकी है, और वो रात में ये मेंटली अनस्टेबल हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो रात में चिल्लाते हैं, चीखते हैं। ये यहाँ पे भुट्टो की एक किताब है, उसमें भी लिखा हुआ है। बेनज़ीर भुट्टो ने भी इसका जिक्र बाद में किया था। अच्छा, आपको ये बताएं बेसिकली कि सारे सबूतों के बाद भी पाकिस्तान कैसे नकारता हुआ आया है, और यहाँ तक कि उसने जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन किस तरह से किया है मिसिंग 54 के केस में। मिसिंग 54 के केस के अंदर बेसिकली पाकिस्तान ने इंडियन सोल्जर्स को सिक्योरिटी प्रिजनर बना के रखा, प्रिजनर ऑफ वॉर नहीं बनाया, जैसे कि एक्सचेंज लिस्ट में उनका नाम ना आ जाए, जिनेवा कन्वेंशन का रूल उनके ऊपर अप्लाई ना हो, इस वजह से उनको सिक्योरिटी प्रिजनर बना के रखा। आईएसआई ने इसके बाद, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी निकम्मी आईएसआई ने अपने फील्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के थ्रू, अपने फील्ड इंटेलिजेंस जो FIUs होते हैं, इनके थ्रू ब्रूटली टॉर्चर करवाया इन सारे मिसिंग 54 को। इसके बाद उन्हें अलग अलग जेल्स में शिफ्ट किया गया, और ये जेल डिटेंशन सेंटर, इंटेरोगेशन सेंटर्स बताए जाते हैं सियालकोट में, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, अटोक, मर्दान, बहावलपुर, सुक्कुर, साहिवाल और कोहट में और कोयटा में। ये सारी जगह अलग अलग, जहाँ पे इनको शिफ्ट हर अगले समय पर करते रहे। क्यों किया गया? जिससे कि रिकॉर्ड्स में इनका कहीं मेंशन ना हो। अच्छा, रिकॉर्ड्स में तो इन्होंने फोर्सफुली ये भी बताया जाता है कि कई ऐसे मिसिंग 54 में से सोल्जर्स थे जिनको फोर्सफुली इस्लाम कबूल करवा दिया, उनका नाम चेंज कर दिया। 1979 में जब इंटरनेशनल रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन जो थी पाकिस्तान से गई, इसके बाद में इन सभी प्रिजनर्स को, भारत के उन सोल्जर्स को सिविल डिटेंशन सेंटर्स में, सिविल जेल्स में डाल दिया गया। पहले उन्हें अलग अलग जगह छुपा के रखा जाता था, इनकी आइडेंटिटीज़ लगातार छुपाई गई। जेल की डायरीज़ में उनके नाम उर्दू में चेंज कर करके, बदल के लिखे गए, एक जेल से दूसरी जेल में नाम चेंज हो जाता था।
ये सारी चीज़ें की गई, नाम को ट्विस्ट किया गया। और यहाँ तक कि 1983 में और 2007 में जब एनओ के नेक्स्ट ऑफ किन, तो जो इन ऑफिसर्स के, इन लोगों के क्लोज फैमिली वाले, वो जब यहाँ पे जेल विजिट पर गए पाकिस्तान, उन्हें मौका मिला 1983 में और 2007 में जाने का, उस समय पर सिर्फ सिविलियन जेल्स दिखाए गए, जो सिक्योरिटी मिलिट्री प्रिजन, सिक्योरिटी मिलिट्री डिटेंशन सेंटर्स थे जिनमें इन लोगों को रख दिया जाता था। वहाँ पे इन लोगों को ले जाया नहीं गया उनके परिवार वालों को दिखाने के लिए कि आपके लोग यहाँ पे हैं, जिससे कि पूरी तरह से उनकी इन्फॉर्मेशन छुपा दी गई थी। और जो लोग यहाँ से गए भारत से अपने लोगों को ढूंढने के लिए, अपने सोल्जर्स को ढूंढने के लिए, वो कभी उन्हें ढूंढ नहीं पाए। एक बहुत बड़ा ओमान कनेक्शन यहाँ पे सामने आता है। आप देखिए पाकिस्तान का ओमान का किस तरह का एक कनेक्शन चल रहा है, जिसमें हमारे भारत के जवानों को मजदूर बनाकर ओमान भेजा जाता था। और इसका एक पुख्ता सबूत सामने आया 2012 में करीब। बताते हैं कि इस समय पर 2012 में एक इंडियन कारपेंटर सुखदेव जिनका नाम था, उनका ओमान जाना हुआ था 2008 से 2012 के बीच में। ओमान के मसीरा आइलैंड पर मिलिट्री बेस है, वहाँ पे उनका जाना हुआ एक काम के सिलसिले में। उनको बुलाया गया था, कारपेंटर थे, एक किचन के अंदर काम था, उसके लिए बुलाया गया। तो ये बताते हैं जो सुखदेव हैं, वो कहते हैं कि अचानक से यहाँ पे मेरे पास में एक सरदार आके खड़े होते हैं। एक सरदार जी आए और उन्होंने अपने बारे में ये कहा कि अपने पंजाब के अंदर, भारत में पंजाब के अंदर ये बताना शुरू किया कि मेरा गांव पमोर में है, फतेहगढ़ साहिब डिस्ट्रिक्ट के अंदर, भारत के अंदर। और ये कहा कि मैं सिपाही जसपाल सिंह हूँ, पंजाब रेजिमेंट का। 1971 वॉर के अंदर मुझे हुसैन वाला अटैक के अंदर 4 दिसंबर 1971 को मुझे वहाँ से पकड़ लिया गया था और पाकिस्तान ने तब से मुझे छुपा के यहाँ पे रखा हुआ था। और बाद में उन्हें जो 15 पंजाब रेजिमेंट के सिपाही थे, जसपाल सिंह, जो भारत के सैनिक थे, वीर सपूत थे, पाकिस्तान में उनको रखा गया था प्रिजनर ऑफ वॉर बना के, सिक्योरिटी प्रिजनर बना के। उन्होंने ये तक बताया कि यहाँ मुझे भेजा गया है ओमान मजदूर के तौर पर, और मेरे साथ में मेजर KJS सांधू को भी भेजा गया है, मेजर SPS बराइच को भी भेजा गया है। तो हमें ओमान में यहाँ 78 में भेज दिया गया था। तो आप ये देखिए कि 2008 और 2012 के बीच की बात है। 1978 से कई सारे हमारे सैनिकों को मजदूर बना के पाकिस्तान ने ओमान में भेजा। ये जब चीज़ें सामने आई, इस कारपेंटर ने आके, सुखदेव जी ने भारत आके सरकार को बताया, ख़ासतौर पर जसपाल सिंह जी के घर पर गए पामोर फतेहगढ़ साहिब डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे जाके उनके घर वालों से मिले और जब ये बातचीत बताई तो उसके बाद एफिडेविट भी अपना दिया। भारत सरकार ने जब ये इस पर इंडियन अथॉरिटीज़ ने ओमान की सरकार से बात की तो वहाँ पे उन्होंने इनकार कर दिया कि हमारा पाकिस्तान के साथ कोई भी ऐसी डील नहीं है, या इस तरह की कोई भी आपके सैनिक यहाँ पे मजदूर बन के हमारे पास नहीं आए हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये जिनीवा कन्वेंशन का पूरा उल्लंघन था और एक इंटरनेशनल ब्लंडर इसको आप कहेंगे, मतलब ये जो चीज़ हो रही थी। खैर 1988 में एक समय पर ये लगा था कि ये जो मिसिंग 54 हैं, फॉरगॉन 54 हैं, इनको वापस लाया जा सकता है और ये वापस आ सकते हैं। ऐसा इसलिए हुआ था कि उस समय पर आप सभी जानते होंगे बेनज़ीर भुट्टो के बारे में आपने सुना होगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी थी। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो क्योंकि खुद भी जेल में रहे थे, जैसा हमने आपको बताया, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कई बार उन्हें बताया था, बेनज़ीर भुट्टो को, अपने इन चीज़ों के बारे में कि वो जेल में उनको आवाज़ें आती थी रात में और वो भारतीय 1971 वॉर के सैनिक थे, तो उनको रखा गया वहाँ पे, वो उनकी मेंटली जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। ये सब चीज़ें बेनज़ीर भुट्टो जानती थी। जब ये प्राइम मिनिस्टर बनती हैं पाकिस्तान की, तो इस समय पर उन्होंने, भारत जब उनका आना हुआ तो भारत के प्राइम मिनिस्टर उस समय राजीव गांधी थे। 1989 में राजीव गांधी से मुलाकात करके ये एश्योरेंस दिया था बेनज़ीर भुट्टो ने कि इस मुद्दे के बारे में हम कुछ करेंगे, मैं बिल्कुल अब प्राइम मिनिस्टर हूँ तो मैं कुछ ना कुछ तो इसके बारे में ज़रूर करूँगी। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर विश्वास भी उस समय पर लगातार हुआ क्योंकि उनके जो डेमोक्रेटिक रिजीम है, दूसरी चीज़ उनका एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच भारत को लगा कि बेनज़ीर भुट्टो दिखाएंगे। तो उम्मीद थी कि अब हमारे मिसिंग 54 जो है वो वापस आ जाएंगे। लेकिन बेनज़ीर ने इसके बाद ही 1991 में ये देखा गया कि सडनली एक यूटर्न ले लिया, और ये यूटर्न तब लिया गया था जब पाकिस्तान की तरफ से जो कश्मीर में इंसर्जेंसी की गई, लगातार मिलिटेंट्स टेररिस्ट को भेजा गया। 1991 में जब कश्मीर मिलिटेंसी और इंसर्जेंसी उग्र हो गई, सडनली बेनज़ीर भुट्टो ने अपना स्टैंड चेंज कर दिया। उस समय के भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव जी से क्लियरली ये कह दिया गया था भुट्टो के द्वारा, बेनज़ीर के द्वारा, कि पाकिस्तान में कोई भी इंडियन POW नहीं है, यानी कि प्रिजनर ऑफ वॉर नहीं है, और अपनी पुरानी स्टेटमेंट से वो मुकर चुकी थी। खैर इसके बाद हालात और भी बदतर होते गए क्योंकि जनरल परवेज़ मुशर्रफ 12 अक्टूबर 1999 को एक कू के ज़रिए
पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने। अब परवेज़ मुशर्रफ जो था, भारत के लिए उसकी जो पर्सनल एक हेट्रेड थी वो अलग ही थी, वो सबके सामने थी, उजागर थी, क्योंकि वो इसका ये मिलिट्री बैकग्राउंड जो रहा था 1965 और 71 की वॉर के समय SSG का कमांडो था, स्पेशल सर्विस ग्रुप का पाकिस्तान के, उसके रूप में भी भारत से लड़ चुका था 1965 और 71 वॉर में। 71 की जंग में जो हार दी थी हमने, इनको सरेंडर करा दिया था, उसकी वजह से भी परवेज़ मुशर्रफ बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे भारत से। बाद में 1999 में करगिल युद्ध में तो हमने पछाड़ दिया पाकिस्तान को। तो ये जो एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली जो एक बात होती है, तो वो चीज़ लगातार पाकिस्तान के साथ में थी और उसका सारा गुस्सा ये लोग उतारते थे हमारे उन मिसिंग 54 पर। 2001 की बात बताते हैं कि जब परवेज़ मुशर्रफ का भारत आना हुआ और आगरा समिट के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनसे कहा, ये इशू जो था मिसिंग 54 का, इसको उठाया, तो परवेज़ मुशर्रफ ने, क्योंकि ये एक कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मीडिया के सामने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि हमारे यहाँ से कोई भी POW नहीं है, इंडियन वॉर प्रिजनर्स जो हैं नहीं है। दूसरी चीज़, अगर ऐसा कुछ है तो मैं एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा, लेकिन ये सिर्फ बेसिकली एक PR स्टंट था मुशर्रफ का, एक अच्छा बनने की खुद को एक चीज़ थी जो यहाँ पे दिखा रहे थे, क्योंकि असलियत ये थी कि मुशर्रफ के ही रजीम में जब ये प्रेसिडेंट बने हैं उस समय पर ISI ने ना सिर्फ हमारे इन सोल्जर्स को जो मिसिंग 54 थे उनको गुप्त सीक्रेटली छुपा के रखा अलग अलग डिटेंशन सेंटर्स में। 2007 में जब उनके रिलेटिव्स पहुँचे पाकिस्तान तहकीकात करने, देखने के लिए उन जेल्स को, तो वहाँ पे उनकी जेल विजिट के दौरान पाकिस्तान में सिविल जेल सी दिखाई गई। ये मुशर्रफ के टेन्योर में ही हुआ था। इन्फॉर्मेशन जो थी वो सारी चेंज की गई, उर्दू में नाम लिखवाए गए, इस्लाम कन्वर्ट करवाया गया। ये सारी चीज़ें जो थी ये लगातार उसी समय पर की गई थी मुशर्रफ के टेन्योर में। दोस्तों, आज 54 ईयर्स हो चुके हैं, 54 साल हो चुके हैं 71 की जंग को, और आज भी इन 54 सैनिकों का कोई भी पता नहीं है। कई इनमें से ऐसे हैं जो अगर ज़िंदा हैं तो इस समय हो सकता है कि वो बुज़ुर्ग हो चुके हों, कई उन्हें बीमारियां हो गई हो इस तरह की हालत में, मेंटल टॉर्चर की वजह से उनकी जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हो। ये सब चीज़ें सामने आती हैं, उनकी आइडेंटिटीज़ बदली गई, उनके नाम चेंज किए गए, कईयों के फोर्सफुल धर्म को कन्वर्ट करवाया गया। ये सारी चीज़ें उन्होंने सही हैं, लेकिन आज भी उनके जो परिवार है वो इस आस में है, इस उम्मीद में है कि कहीं ना कहीं उनके घर के जो बेटे हैं वो वापस आएंगे। ये एक ऐसा बलिदान है जिसको भुलाया नहीं जा सकता, और इनफैक्ट ये भारत का फ़र्ज़ है, ये भारत सरकार का फ़र्ज़ है आज भी कि इन्हें वापस लाया जाए। और अगर वापस नहीं ला सकते हैं तो कम से कम इनका जो सच है वो पता लगाया जा सके, उसके बारे में पता चल सके। आज ये हमारा एक प्रयास था कि जितनी इन्फॉर्मेशन अभी तक अवेलेबल है वो आपको बताएं, इन सभी भारत के वीर सपूतों के बारे में, मिसिंग 54 के बारे में, और ये हमने आपको बताई। और अगर आपके पास और भी कोई इन्फॉर्मेशन इनसे रिलेटेड है, अगर आप किसी को जानते हैं, किसी के परिवार के कोई सदस्य थे उन मिसिंग 54 में, कमेंट बॉक्स आपका है, ज़रूर वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, बताइएगा इनके बारे में, और भारत सरकार को अब क्या करना चाहिए और किस तरह से इसको आगे बढ़ाना चाहिए, मिसिंग 54 का मिलना, या उनके जो सच है, उनका सच, उनकी कहानी, तो असलियत जो है वो दुनिया के सामने तो आए कि आखिर कैसे पाकिस्तान ने मिसिंग 54 को रखा। 93,000 सैनिक हमने पाकिस्तान के छोड़ दिए, प्रिजनर ऑफ वॉर जिनको बनाया गया था, लेकिन पाकिस्तान की नीयत पूरी दुनिया इससे वाकिफ़ है। तो ये आज का एपिसोड दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरी चीज़, अगर आप टेलीग्राम पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, कनेक्ट हो जाइए, आइए हम भी वहाँ पर हैं, वहाँ पे बातचीत करेंगे। एक चैनल है हमारा टेलीग्राम पर, वहाँ पे कनेक्ट करिए, नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।